नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की गई है, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप उसे टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इसे खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। मुद्रास्फीति के कारण पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है, मुद्रा का मूल्य गिरता है, विनिमय दर घटती है, बचत के मूल्यों में वृद्धि होती है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ करेंसी फॉल, द एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस, राइज इन वैल्यू ऑफ सेविंग। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है? देखिए, आपने सुना होगा इन्फ्लेशन को लोग अक्सर कहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लेकिन महंगाई और मुद्रास्फीति में अंतर होता है। जब भी हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो यहां पर हम सेट ऑफ गुड्स की बात करते हैं। ये चीज समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि कल प्याज 10 रुपए किलो थी और आज जो प्याज है, अनियन है, वो 100 रुपए किलो हो गया, तो प्याज महंगी हो गई। लेकिन क्या खाली प्याज महंगी होने से मुद्रास्फीति आ गई? नहीं। मुद्रास्फीति की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम सेट ऑफ गुड्स की, सेट ऑफ आइटम्स की बात करते हैं। मतलब खाली किसी एक सिंगल आइटम की प्राइस में बढ़ोतरी होने के कारण मुद्रास्फीति नहीं आएगी। यहां पर डिफरेंट आइटम्स होंगे, डिफरेंट गुड्स होंगे। ये चीज क्लियर रखिएगा। चलिए अब देखिए, मुद्रास्फीति को समझने के लिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एक एग्जाम्पल देती हूं। आप लोग ने अक्सर अपने पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा, पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को बोलते हुए सुना होगा कि हम तो 1 रुपए में बहुत ढेर सारा सामान खरीदते थे। जैसे 1 रुपए में हम अपने कॉलेज की फीस भी दे देते थे, खाने का राशन भी खरीद लाते थे, और जो पैसा बचता था उससे शर्ट पैंट भी खरीद लेते थे, कपड़े भी खरीद लेते थे, खाली 1 रुपए में। और आज अगर मैं आपसे बात करूं कि आप 1 रुपए में क्या खरीद पाएंगे, तो आप मुझसे कहेंगे कि मैम आज तो 1 रुपए की टॉफी भी नहीं मिलती है। किसी गरीब को 1 रुपए दे दो तो वो 1 रुपए और जोड़ के तुमको 2 रुपए लौटा देता है। ठीक है, तो आज 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो समय के साथ विद टाइम हमने क्या देखा, जो 1 रुपए की वैल्यू थी वो घट गई। पहले 1 रुपए में हम लोग आइटम्स लेते थे गुड्स के, ठीक है, बहुत ढेर सारे सामान लेते थे, पूरा घर का राशन आ जाता था, कपड़े आ जाते थे, स्कूल कॉलेजेस की फीस भी सबमिट हो जाती थी। लेकिन आज हम उससे कुछ नहीं खरीद पा रहे, तो इसकी वैल्यू क्या हुई? इसकी वैल्यू घट गई। मतलब परचेजिंग पावर जो 1 रुपए का था वो क्या हो गया? वो भी घट गया समय के साथ। तो जब भी हम बात करते इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो फॉल कर जाती है, मुद्रा का मूल्य जो है वो गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर होगा। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? ठीक है, तो इन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इन्फ्लेशन की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं और डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या है, जब गुड्स की कोई भी एक आइटम है उसकी डिमांड अचानक से बढ़ जाए, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो क्या रहे, वो आपका अभी कांस्टेंट रहे, सेम रहे। जैसे मैं आपसे कहूं, अचानक से लैपटॉप की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मतलब 1000 ऑफ लोगों को लैपटॉप
चाहिए, लेकिन मार्केट में अभी खाली 10 लैपटॉप अवेलेबल है, तो बताओ क्या होगा। जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको पता है कि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है मेरे प्रोडक्ट की, तो वो लैपटॉप का रेट बढ़ा देगा। यहाँ पर मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल लेके समझाया ताकि आपको सरल भाषा में समझ में आ जाए। डिमांड पुल है। डिमांड पुल मतलब क्या, डिमांड बढ़ने के कारण चीजें महंगी हो गई, तो इसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। व्हेन द डिमांड फॉर द गुड इंक्रीजेस एंड एक्सीड द प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब मार्केट में अभी खाली 10 ही लैपटॉप है और डिमांड 1000 हो गई है, तो मैन्युफैक्चरर जितना भी चाहेगा इस लैपटॉप का रेट रख देगा, बढ़ा सकता है। वो कह सकता है कि मैं अपने लैपटॉप को 90,000 का नहीं 1 लाख का 2 लाख का बेचूंगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया हो। जब डिमांड बढ़ने के कारण महंगाई बढ़े, ठीक है, तो उसको हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ऐसे ही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, अब आप समझिए एक बहुत आसान सा एग्जाम्पल। अगर मैं कहूं कि मार्केट में स्टील का रेट, आयरन का रेट जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, ये जो आपके ओर से इनका रेट बढ़ गया है, तो अगर इनका रेट बढ़ेगा तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ऑटोमेटिकली जो कार का रेट है वो भी बढ़ जाएगा ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। व्हेन द प्रोडक्शन कॉस्ट राइजेस एंड द प्रोड्यूसर पासेस द इंक्रीज ऑन टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, स्टील आयरन के रेट आपके बढ़े, जिनके कारण जो मैन्युफैक्चरर है उसने कार का भी रेट बढ़ा दिया, तो इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन आपका 2 तरीके का होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब डिमांड बढ़ जाए और कैपेसिटी जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, वो आपका कम हो तो इन्फ्लेशन होता है, प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। और कुछ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की जब हम बात करेंगे तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है किसी भी आइटम की। आप बलून खरीदने गए, जो हवा में उड़ता है बलून, ठीक है, तो उसमें आपने जो ये गैस भरी जाती है उसकी कॉस्ट बढ़ गई अगर, तो ये बलून भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, महंगा हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अगला हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहोपकारिता में दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। सहभोजिता में एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर म्यूचुअलिज्म की बात की गई है और कमेंसलिज्म की बात की गई है। तो म्यूचुअलिज्म की जब भी हम बात करते हैं क्लास सहोपकारिता की, तो आपको पता है यहाँ पर ए और बी अगर स्पीशीज हैं तो दोनों को बेनिफिट होगा म्यूचुअलिज्म में, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कमेंसलिज्म की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कमेंसलिज्म में एक जो स्पीशीज है उसको प्रॉफिट हो रहा है लेकिन दूसरे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, 0 मैंने लिखा है, ठीक है। सहभोजिता में एक जीव को लाभ तथा दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सही है और इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है। देखिए कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशी जो है वो आपका खुश है, क्यों, क्योंकि इसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, लेकिन दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे, दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। पैरासिटिज्म की बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है, एक को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एक पे और एक पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखिए जैसे कमेंसलिज्म में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर देखिए बर्निकल्स ऑन वेल लिखा हुआ है, तो आप ऐसे समझिए बर्निकल्स छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो आपकी वेल पे रहते हैं। तो जब वेल कोई भी मछली या कुछ भी खाती है तो जब खाएगी वो पानी में, तो छोटे छोटे टुकड़े जो भी फूड वो खा रही है वो पानी में स्प्रेड होंगे, तो ये जो बर्निकल्स हैं उनके लिए वो फूड का काम करते हैं। अब आप ऐसे समझिए, एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे जंगल है, जंगल में शेर ने एक शिकार किया, ठीक है, हिरन का शिकार किया, तो शेर गया पेट भर के हिरन को खा लिया। अब हिरन के जो छोटे छोटे मांस बचे हैं तो उनको जो छोटे छोटे जानवर हैं जंगल में जो अपना शिकार खुद नहीं कर पा रहे, जैसे चूहे हो गए या फिर हम कहें आपसे कि जैसे फॉक्स हो गया, वो शिकार नहीं कर पा रहा, तो वो जो बचे हुए पीसेस बचे हैं डियर के उनको वो खाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, कमेंसलिज्म हो गया। एक ने तो पेट भर के अपना खाना खा लिया, अब वो चला गया खा के डियर को जितना उसको खाना था। अब जितना बचा है थोड़ा बहुत मांस, वो छोटे छोटे जानवर जो जंगल में रहते हैं मांसाहारी, वो उन मांस को खाएंगे, ठीक है। तो वो आपका कमेंसलिज्म हो गया। म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, जैसे फूल है,
फूल पे आपकी मधुमक्खी बैठी हुई है, ठीक है, वो अपना शहद बनाएगी और क्या करेगी, जो फूल के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो छोटे छोटे सीड्स हैं, उनको और जगह स्प्रेड करेगी, जिसकी वजह से फूल आपके जगह जगह पे और बिखरेंगे, लगेंगे, ठीक है। तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है। पैरासिटिज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को हार्म होता है। अब यहाँ पर समझ लो कि जो आप लोग पालतू जानवर जो पालते हैं उनके शरीर में टीक्स पड़ जाते हैं ना, छोटे छोटे जुए टाइप के, जो उनके खून को चूसते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वो तो उस जानवर के जो आपके पेट हैं उनके खून को चूस रहे हैं, लेकिन जो ये छोटे छोटे टीक्स हैं, आपके सर के जुए ले लो, समझ लो कि सर पे जो जुए हैं वो तुम्हारे खून तो पी रहे हैं, तो तुमको तो खुजली हो रही, लेकिन उन जुओं को खाना मिल रहा है, तो वो पैरासिटिज्म हो गया, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, ये आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है। थर्ड प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राथमिक प्रदूषक अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरा है इटाइल नाइट्रेट जो है वो आपका एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, तो यहां पर हम इसको पैन बोलते हैं। पैन जो है वो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, प्राथमिक प्रदूषक है बोला गया। देखिए क्लास, जो पॉल्यूटेंट होता है वो मेनली आपका कितने तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। एक प्राथमिक, जिसको कि हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं, और दूसरा आपका द्वितीयक पॉल्यूटेंट होता है, जिसको कि हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं ये डायरेक्ट आपके सोर्स से एमिट होते हैं, ठीक है, सोर्स से डायरेक्ट एमिट होते हैं। जैसे आपने कहीं पर कोयला जलाया या कुछ भी जलाया, इंडस्ट्रीज में से जो धुआं निकल रहा है उसमें CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब प्रेजेंट है, SO2 प्रेजेंट है, तो ये सब आपके क्या हो गए, ये सब आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो गए जो डायरेक्टली सोर्स से निकल रहे हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो है, जो आपके एनवायरमेंट में एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करके बन रहा है, उसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। या प्राइमरी पॉल्यूटेंट किसी और कंपाउंड के साथ मिक्स होकर बना रहा है तो उसको हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जब हम बात करते हैं O3 का, ओजोन का, ओजोन जब भी हमारे क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है। ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फियर में है, ध्यान दीजिएगा क्लास, ओजोन हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक आपका बैड ओजोन होता है, एक गुड ओजोन होता है। जब ओजोन कहां पर प्रेजेंट है, यहाँ पे GOOD गुड ओजोन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब ओजोन लेयर के फॉर्म में समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फियर में है, तो हम उसको क्या कहते हैं, गुड ओजोन कहते हैं। क्यों गुड ओजोन कहते हैं, क्योंकि ये हमें यूवी किरणों से प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे गुड ओजोन कहते हैं। इसी ओजोन को हम बैड ओजोन कब कहते हैं, जब ये हमारे क्षोभ मंडल में प्रेजेंट हो, ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट हो, तो हम इसे बैड ओजोन कहते हैं। और ये जो होता है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, याद रखिएगा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। क्यों सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि जो O2 है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, O3 बना रहा है। तो जो भी आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आफ्टर रिएक्शन फॉर्म होते हैं। हो सकता है दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट एक साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना दे, या एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट में कुछ चेंजेस आए, केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस, और वो दूसरे किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना दे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स एमिट नहीं होते हैं। पैन की अगर हम बात करेंगे, पैन जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ना कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है तो खाली जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, पहला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है क्लास। चलिए फोर्थ प्रश्न को हम देखते हैं। ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग किया जाता है, तो बताइए किस मृदा का यूज किया जाता है, ब्लैक सॉइल का, रेड सॉइल का, एरिड सॉइल का, या फिर लेटराइट सॉइल का। काली मृदा, लाल मृदा, सूक्ष्म मृदा, या फिर लेटराइट मृदा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है डी आपका सही उत्तर है। यहां पर व्याख्या पढ़ देती हूं। लेटराइट मृदा लोहे के ऑक्साइड से समृद्ध होती है और ऑक्सीकरण
और निश्चालन लीचिंग जैसे परिस्थितियों के अंतर्गत चट्टानों के अपरदन से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये जो होती है इसमें आपके लोहे की ऑक्साइड से समृद्ध होती है। ठीक है, आयरन रिच होती है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए यहां पर देखें, जैसे पारिस्थितिकियों के अंतर्गत चट्टानों के अपरदन से उत्पन्न होती है या उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निर्मित होती है जहां आर्द्र जलवायु पाई जाती है, या मृदा मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उन क्षेत्रों में विकसित होती है जहां एकांतर रूप से आर्द्र और सूक्ष्म मौसम होते हैं। अच्छा, अगर हम लेटराइट मृदा की बात करेंगे ना, तो लेटराइट मृदा इंडिया में हमें वेस्टर्न घाट और इधर आपको साउथ के साइड में मिलेगी। वेस्टर्न घाट में तो लेटराइट मृदा मिलेगी इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन में। ठीक है, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, उड़ीसा, ये यहाँ पर हमको लेटराइट मृदा मिलती है। और आपको पता होना चाहिए काजू जैसे है, ये सब लेटराइट मृदा में होता है। ठीक है, इनका प्रयोग हम लोग ईंटों के निर्माण में करते हैं व्यापक रूप से। चलिए 5वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइटो रेमिडिएशन पौधे की जड़ों द्वारा जल की जैव उपचार की तकनीक है। दूसरा है मृदा एवं जल में उपस्थित संदूषकों को पादपों की मदद से हटाना राइजोफिल्ट्रेशन कहलाता है। तो इंग्लिश में भी पढ़ना जरूरी है। देखिए, फाइटो रेमिडिएशन इज अ टेक्निक फॉर बायो रेमिडिएशन ऑफ वाटर यूजिंग द प्लांट रूट। दूसरा है रिमूविंग द कंटेमिनेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ प्लांट इज कॉल्ड राइजोफिल्ट्रेशन। तो क्लास यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, जब भी हम फाइटो रेमिडिएशन की बात करते हैं तो फाइटो रेमिडिएशन में क्या होता है? फाइटो रेमिडिएशन में आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जब हम कंटेमिनेंट्स को सॉइल और वाटर से हटाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। फाइटो मीन्स यहाँ पे हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर हम कंटेमिनेंट्स जो भी हैं, जो पॉल्यूटेंट हैं, उनको प्लांट की हेल्प से रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द सॉइल ऑन द वाटर, तो उसको हम फाइटो रेमिडिएशन कहते हैं। राइजोफिल्ट्रेशन की बात हम करेंगे तो राइजोफिल्ट्रेशन एक ऐसा टेक्निक है बायो रेमिडिएशन का जहां पर हम प्लांट्स के रूट्स का यूज करके कंटेमिनेंट्स को, पॉल्यूटेंट्स को हटा रहे हैं। ठीक है, दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है। यहाँ पर बस इस चीज पर आपको ध्यान देना है। जब मृदा एवं जल में उपस्थित संदूषकों को पादपों की मदद से हटाते हैं तो उसे हम फाइटो रेमिडिएशन कहते हैं। ठीक है, और पौधों की जड़ों द्वारा जल के जैव उपचार की टेक्निक को हम क्या कहते हैं? राइजोफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ना तो 1 ना तो 2, तो डी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, ये क्या है? राइजोफिल्ट्रेशन है। ठीक है, हम रूट्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं? जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, कंटेमिनेंट्स हैं, उनको हम रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई। और फाइटो रेमिडिएशन की जब हम बात करेंगे तो फाइटो रेमिडिएशन में हम प्लांट्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? कंटेमिनेंट्स को हटा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके आराम से प्रश्न को पढ़ सकते हैं। पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। तो चलिए बताइए। यह संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन जीव अभ्यारण्यों के आसपास 1 किलोमीटर के भीतर स्थित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ESA को अधिसूचित किया जाता है। और तीसरा आपको दिया गया, इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन जीव अभ्यारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है। तो जब हम बात करते हैं ESA मतलब इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, मतलब ये जो जोन है वो थोड़ा सेंसिटिव है। ठीक है, संवेदनशील है। इट इज एन एरिया लोकेटेड विद इन 1 किलोमीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, तो उसके 1 किलोमीटर तक के दायरे को हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन कहते हैं? नहीं, 1 किलोमीटर तो बहुत कम हो गया, यहाँ पर 10 किलोमीटर की बात करते हैं। तो पहला तो आपका गलत हो गया। अगर आप पहले को हटाएंगे तब भी आपको सीधे आंसर मिल जाएगा, 2 और 3 सही है। लेकिन हम दूसरे को भी पढ़ते हैं। ESA आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट।
तो क्लास यहाँ पर याद रखिएगा, जब भी हम पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की बात करेंगे, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की बात करेंगे, उनको नोटिफाई कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और किस एक्ट के अंडर? तो आप याद रखेंगे ESA जो है वो नोटिफाई होता है आपका EPA एक्ट के अंदर, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू। ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में पूछी जा सकती है। और इसका मेन पर्पस क्या है? टू रेगुलेट सर्टेन एक्टिविटीज अराउंड द नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। ये तो सही है, तो C आपका सही उत्तर हो गया। अच्छा क्लास, आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम व्याख्या पढ़ दिया करिए। देखिए क्लास, जो मैं आपको बताती हूँ ना वही व्याख्या में लिखा है, इसीलिए मैं ज्यादातर क्वेश्चंस में व्याख्या जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, उसको बार बार नहीं पढ़ती हूँ। जहां पर भी आवश्यकता होती है वहां पर मैं व्याख्या जरूर पढ़ती हूँ, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर सब चीज आपको बता दिया है, तो फिर इस व्याख्या को, एक्सप्लेनेशन को दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मत परेशान होया करिए। चलिए अगला देखते हैं, जैव विविधता कैसे बदलती है, बायोडायवर्सिटी कैसे बदलती है। विश्व भर में अपरिवर्तित रहती है, मतलब अक्रॉस द ग्लोब जो बायोडायवर्सिटी है वो अनचेंज्ड रहती है। दूसरा है उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ती जाती है, इंक्रीज टूवर्ड्स द पोल, ठीक है। फिर आपका लिखा है भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती जाती है, इंक्रीज टूवर्ड्स द इक्वेटर। और आखिरी में आपको दिया गया भूमध्य रेखा की ओर घटती जाती है, डिक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? आप समझ लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है, तो ये भूमध्य रेखा है, ये क्या है? इक्वेटर है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। ये क्या है बताइए? पोल है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। आपको पता है साउथ पोल में अगर हम जाएंगे तो इधर मेनली वाटर बॉडीज आपको दिखेगी ज्यादातर, ठीक है। इधर आपको लैंड मासेस भी दिखते हैं, जमीनी एरिया भी दिखते हैं। अगर रशिया का देखेंगे तो साइबेरियन प्लेन इधर की तरफ है। अब क्लास आपको पता है यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंडक होती है, हर तरफ बर्फ 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 बर्फ। आपको पता ना टुंड्रा रीजन जिसको हम बोलते हैं, टुंड्रा रीजन में क्या होता है? जो लैंड है वो पूरे साल आइस से कवर रहता है, बर्फ से ढका रहता है। तो अब बताओ, जहां पर हर तरफ बर्फ होगी वहां पे जैव विविधता ज्यादा होगी कि कम होगा जैव विविधता? बायोडायवर्सिटी मतलब कि जो स्पीशीज है, डिफरेंट फ्लोरा और फना है, वो ज्यादा मात्रा में होंगी कि कम मात्रा में होंगी? तो ऑफकोर्स सी बात है, जो पोल वाला रीजन है, टुंड्रा रीजन है, वहां पर जो आपकी स्पीशीज है, बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो कम होगी। इक्वेटर पे आपको पता है यहाँ पर हमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ये यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन हमको मिलता है, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट मिलते हैं जो सदाबहार वन से ढके रहते हैं, पूरे साल हरे भरे रहते हैं, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम डायवर्सिटी मिलती है। तो जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, यहाँ पे मैं डायवर्सिटी लिख रही हूं, वो क्या होगी? इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में वो घटेगी, ठीक है, चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, चाहे हम साउथ पोल की तरफ जाएं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा? इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर पे आने पे जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी है, वो बढ़ेगी, ठीक है, और पोल की तरफ जाने पे वो घटेगी। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? ठीक है, वेरी गुड। देखिए ये यूपीएससी में भी एक बार प्रश्न पूछा था, तो उसमें दो स्टेटमेंट दिए थे। एक स्टेटमेंट तो यही दिया था कि जो बायोडायवर्सिटी है वो भूमध्य रेखा की ओर जब हम जाते हैं तो वो आपकी बढ़ती है। ये चीज क्लियर हो गई। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर है, सदाबहार वन आपको यहाँ मिलेगा, फ्लोरा और फना जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलेंगे, यहाँ पर डायवर्सिटी यहाँ पर ज्यादा होगी पोल के कंपेरिजन में। हम पोल की तरफ मूव करेंगे तो जो बायोडायवर्सिटी है वो घटती जाएगी। ये चीज क्लियर है। इसी तरीके से आपका बात करते हैं कि हम जब माउंटेन्स की बात करते हैं तो माउंटेन्स में जैसे 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 आप ऊपर जाते हैं ना, जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? वो घटता जाता है, घटता जाता है, मतलब यहाँ पे ठंडक आपकी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या? जो बायोडायवर्सिटी है वो भी ऊपर जाने पर, ठीक है, क्या होगा? घटता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास?
अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश के नदियों के किनारे स्थित शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए, लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश का एकमात्र शहर है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। अब मुझे बताओ, क्या गोमती नदी जो है वो खाली लखनऊ में बहती है? ऐसा तो है नहीं। जौनपुर, सुल्तानपुर, यहाँ पर भी तो गोमती नदी है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपका? गलत है। ठीक है, मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, तो ये तो बिल्कुल सही है। हमने मैप में भी आपको दिखाया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? केवल एक। ठीक है, क्लियर ना क्लास? चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। पेरियार नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक 12 नदी है जिसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। दूसरा आपको दिया गया, इस नदी पर इडुक्की बांध का निर्माण किया गया है। और तीसरा आपको दिया, यह केरल में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है। और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो आपका जो पहला आखिरी स्टेटमेंट दिया गया, यह केरल में प्रवाहित मतलब लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन केरल, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है केरल में जो फ्लो करती है। सही है ना क्लास? अच्छा, इडुक्की डैम जो है वो इस पर कंस्ट्रक्टेड है, ये भी सही है। और ये आपका एक 12 ठीक है नदी है जिसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, ये भी सही है। तो याद रखिएगा, जो पेरियार नदी है वो पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है। किस पहाड़ियों से? शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और अगर पूछेगा कि जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर कौन सी नदी आपको मिलती है, तो वहां पर आपको पेरियार नदी मिलती है और वहीं पर आपका पेरियार झील भी है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम देखेंगे जो पेरियार नदी है वो पेरियार झील से आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो ये वेमनाथ झील और अंत में कहा जाकर गिरती? अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पेरियार नदी पेरियार झील में पहुंचती है, फिर यहां से पानी वेमनाथ झील में और लास्ट में ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो डी आपका बिल्कुल सही है। अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में स्थित झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही कथन चुनिए। चलिए, करयाला झील लखनऊ में है, बखीरा झील हरदोई में है, फुलर झील जो है वो पीलीभीत में है। तो सही उत्तर क्या होगा? फुलर झील पीलीभीत में है, एकदम सही है। बखीरा झील की बात करेंगे तो ये हरदोई में है क्या? नहीं, ये कहां पर है? ये संत कबीर नगर में है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे करयाला झील की तो वो कहां पर है? वो आपका लखनऊ में है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3 आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 11वां प्रश्न। नवाबगंज पक्षी विहार दिया है, यहाँ पे पक्षी विहार दिया है, दूसरी तरफ आपको सूची दी गई है। ऐसे प्रश्न मैंने कई बार आपसे डिस्कस किए हैं। अब आपके ऐसे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए क्लास। और यूपी स्पेशल के प्रश्न आपके आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस दोनों में पूछा जाता है यूपी स्पेशल के प्रश्न। तो देखिए, नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर है? बखीरा, समान और पार्वती अरंगा, ये तो आपसे पूछा ही गया है। तो ये पता है आपको। पार्वती अरंगा की बात करेंगे तो ये गोंडा में है। डी का सेकंड एक ही जगह दिया गया है। ठीक है, समान की हम बात करेंगे तो ये आपका कहाँ है? मैनपुरी में है। बखीरा कहां पर बता दीजिए? बखीरा जो है वो आपका संत कबीर नगर हो गया और नवाबगंज उन्नाव हो गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो बी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं 12वां प्रश्न। कर्मा एवं शीला नृत्य खरवार जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा बताइए? कर्मा एवं शीला नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? खरवार जातियों द्वारा किया जाता है। और खरवार जाति हमको कहाँ मिलती है? मिर्जापुर सोनभद्र रीजन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। चोलिया डांस जो है वो राजपूत द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं और उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं 13 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश रेशम के सभी 5 प्रकारों का उत्पादन करता है? तो बताइए, किस देश में रेशम के 5 प्रकार हमें मिलते हैं, उत्पादन करता है? वियतनाम में, बांग्लादेश में, अर्जेंटीना में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो
ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, नन ऑफ द एबव। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? इंडिया। याद रखिएगा, जब हम भारत की बात करते हैं, व्याख्या इसमें देखते हैं हम लोग, भारत को रेशम के 5 प्रकारों सहतूत, एरी, मूंगा, ठीक है, उष्णकटिबंधीय तसर और शीतोष्ण तसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश होने का अनूठा गौरव प्राप्त है। तो 5 प्रकार के अगर हम देखेंगे आपके जो 5 प्रकार के रेशम है वो कहाँ, उनका उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भी देख लीजिए, इनमें से जो शहतूत है, मलबेरी सिल्क है, वो सबसे लोकप्रिय किस्म है जो देश के रेशम उत्पादन में लगभग 79% का योगदान करता है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कौन सा सिल्क का प्रोडक्शन होता है? तो वो आपका शहतूत रेशम है, मतलब मलबेरी रेशम है, ठीक है, मलबेरी सिल्क है, जिसका कि 79% योगदान रहता है। और भारत एकमात्र देश है जहां पर 5 प्रकार के आपके सिल्क का प्रोडक्शन होता है। चलिए अगला देखते हैं 14वां प्रश्न। विश्व में ताड़ के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? फिलीपींस, चीन, इंडोनेशिया या फिर इटली? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? पाम ऑयल की बात की गई है। पाम ऑयल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो होता है ABCD में से C में, इंडोनेशिया में, ठीक है। और इंडोनेशिया के बाद अगर हम दूसरे नंबर पे देखें, सेकेंड नंबर पे तो मलेशिया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका C जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है, बड़ा है तो आराम से पढ़ लीजिए। विश्व बैंक के अनुसार जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय आपका 12,056 डॉलर या उससे अधिक है, उन्हें हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, इंडिया एक विकसित इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है? बताइए, विकसित अर्थव्यवस्था है? नहीं, हमारा जो भारत है वो विकसित अर्थव्यवस्था नहीं, वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो पहला आपको दिया गया है वो आपका क्या है? वो आपका गलत है। पहला जो है, सॉरी, दूसरा जो है वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी है, ना कि डेवलप्ड। तो ये आपका गलत है दूसरा वाला। पहला अगर हम देखेंगे, विश्व बैंक के अनुसार अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, कंट्रीज विद अ पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम $12,056 रुपीज की बात नहीं की गई है, डॉलर की बात की गई है, और मोर आर कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमीज। ये आपका सही है, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर नेशनल इनकम जो है वो $12,056 से ज्यादा है, उनको हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लास ये चीज क्लियर हो गई ना? चलिए, अच्छा, यहां पर अगर हम देखेंगे तो आपका विकसित अर्थव्यवस्था में अमेरिका आ गया, ब्रिटेन आ गया, स्विट्जरलैंड आ गया, जापान आ गया, ठीक है। 16 प्रश्न को देखते हैं। अगर वीडियो को चाहें तो थोड़ा पॉज कर सकते हैं आप लोग। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं बोला गया, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। दी मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। फिर सी है आपका, राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है और राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है। तो क्लास यहाँ पर देखिए, आप सभी को पता होगा कि जब भी हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है और ये एक परमानेंट हाउस है, मतलब ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है। इतनी चीजें क्लियर है। यहाँ पे जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है वो 6 साल के लिए आपके इलेक्ट किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसका निर्वाचन इनडायरेक्ट वे में होता है, इनडायरेक्ट मेथड से। निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गलत क्या है? यहाँ पर आपका जो गलत है वो दिया गया है, संविधान की 5वीं नहीं 4थी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित है। तो यहाँ पे 5वीं नहीं 4थी होगी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो आपका सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था। अगला हम देखते हैं 17 प्रश्न।
17 प्रश्न जो है विटामिन वाला, ये मैंने आपको कई बार बताया है, ये आपका प्रश्न बनता ही है विटामिन से रिलेटेड। हो सकता है इनका नाम पूछ ले कि के को क्या कहते हैं, ई को क्या कहते हैं, B2 को क्या कहते हैं, B6 को क्या कहते हैं, या फिर इनका स्रोत पूछ ले जैसे कि अभी आपके प्रश्न में पूछा गया है, या फिर पूछ ले कि इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्लास, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो हम लोग देखते हैं विटामिन के का सोर्स आपका अल्फा है, ठीक है, सही है बिल्कुल। विटामिन ई का सोर्स गेहूं अंकुर तेल है, ठीक है, व्हीट जर्म ऑयल है, सही है। विटामिन B6 की बात करेंगे तो धान की चोकर राइस ब्रांड इसका सोर्स है, बताइए। B2 की बात की गई है, इसको हम क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं ना, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। यहां पर ये याद रखिएगा, यहां पर विटामिन B2 की बात हो रही है, B6 वाला आपका सही है। विटामिन B6 धान की चोकर राइस ब्रांड में मिलता है, ये सही है, ठीक है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल में मिलता है, सही है। विटामिन के अल्फा में मिलता है, बिल्कुल सही है। लेकिन विटामिन B2 जिसको कि हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, ये कॉड यकृत तेल में नहीं मिलता है, ठीक है। अगर हम कॉड यकृत तेल बोलेंगे, कॉड लिवर ऑयल, तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ओमेगा प्रेजेंट होता है, ठीक है। विटामिन ए भी प्रेजेंट होता है, विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है, लेकिन विटामिन B2 नहीं प्रेजेंट होता, ये याद रखिएगा। कॉड लिवर ऑयल में मेनली जो है वो ओमेगा अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है, कुछ मात्रा में विटामिन ए और डी प्रेजेंट होता है, लेकिन B2 नहीं प्रेजेंट होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी को हम क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई ना। विटामिन B6 आपके धान की चोकर राइस ब्रांड में मिलता है। चलिए अगला हम देखते हैं 18 प्रश्न। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव करें। तो असत्य कथन आपको चुनने हैं यहां से। नीलगिरी जैव मंडल स्थल की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। दूसरा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान था। फिर तीसरा दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया गया है। फिर आखिरी दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। तो चलिए बताइए क्लास, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है, यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा मिलता है, वन हॉर्न राइनोस मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। नीलगिरी जैव मंडल स्थल की स्थापना 1986 में हुई थी, बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। और अगर हम देखें कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है, 1936 में हुई है, और इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। ये भी याद रखिएगा, हेली नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता था, अब इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में ये है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान है। तो बी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि फॉल्स पूछा गया था। अगला देखते हैं 19 देखिए, शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय थे उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट था, अब उसे हमने कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, बताइए। 24, 25, 42, 44। अच्छा, एक चीज यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो कॉन्करेंट लिस्ट वाली बात है, ये हमने कहाँ से ली है, तो क्या बताएंगे। कॉन्करेंट लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आपको पता है 7 शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है हमारी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें किसके पास पावर है लॉ बनाने का, स्टेट के पास। यूनियन में सेंटर के पास, कॉन्करेंट में दोनों के पास, बोथ, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किसका डिसीजन प्रिवेल करेगा, किसका डिसीजन माना जाएगा, सेंटर का। ये चीज याद रखिएगा। और जो एजुकेशन है उसको स्टेट लिस्ट से हटाकर कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, 1976 में। चलिए सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 20वां प्रश्न।
निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? मैंने आपको कई बार बोला है कि एक बार जो भी ट्राइब्स अंडमान निकोबार में है उसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हालचू दिया है, फिर रेंगमा दिया है, ओंजे दिया है, सोमपेन दिया है। तो यहाँ पर बता दीजिए जल्दी से, ये तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया है। सोमपेन जो है अंडमान निकोबार में, ठीक है, ओंजे भी, ठीक है, हालचू भी, हालचू नहीं, हालचू भी की हालचू नहीं, हालचू भी, ठीक है। ये सब जो है हालचू, ओंजे, सोमपेन, ये सब अंडमान निकोबार में आपको मिलेंगे ये सब ट्राइब्स। लेकिन जो रेंगमा है वो अंडमान निकोबार में नहीं, ये आपके नागालैंड और असम रीजन में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए डॉनबॉस बेसिन की बात की गई है, डॉनबॉस बेसिन की, तो यहाँ पर कोयला मिलता है। मोसूल की बात करेंगे तो तांबा, ठीक है, 2 बार मोसूल दिया है। दूसरी तरफ मोसूल खनिज तेल और ट्रांसवाल सोना। तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसवाल में हमको सोना मिलता है, सही है। डॉनबॉस बेसिन की बात करेंगे डॉनबॉस की, तो कोयला सही है। मोसूल खनिज की बात करेंगे तो यहाँ पे मोसूल खनिज तेल मिलता है, यहाँ पर मोसूल में खनिज तेल सही है, ठीक है। यहाँ पर अब आखिरी है आपका, यहाँ पर क्या दिया गया है? तांबा और मोसूल। तो क्लास ये आपका गलत है, यहाँ पर आपका गलत क्या हो जाएगा? बी आपका जो है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहाँ पर याद रखिएगा मोसूल 2 बार दिया है। मोसूल जो है वो मिनरल ऑयल के लिए फेमस है, तो बी आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, 22वें प्रश्न पे। धन के बहिर्गमन का मुद्दा सर्वप्रथम किस भारतीयों के द्वारा उठाया गया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। ये तो आप सभी को रटा होगा और आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न। आरसी दत्त, एमएन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नरोजी। तो ये दादा भाई नरोजी द्वारा ग्रैंड ओल्ड मैन द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है क्लास। चलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि धन की निकासी के सिद्धांत को सर्वप्रथम 1867 में, ईयर इंपॉर्टेंट है, अब हो सकता है परीक्षा में डिफिकल्ट करने के लिए आपसे ईयर पूछ ले। सर्वप्रथम 1867 में लंदन में हुए ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की एक बैठक में दादा भाई नरोजी द्वारा उठाया गया था। आपको पता है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन से रिलेटेड कौन है? दादा भाई नरोजी हैं। तो 1867 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की एक कॉन्फ्रेंस में दादा भाई नरोजी ने ड्रेन वेल्थ थ्योरी को डिस्कस किया था। चलिए अगला देखते हैं 23। वास्को डिगामा की प्रथम भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो बताइए कौन सा सत्य है? उसने काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना लाभ कमाया था। फिर उसके बाद क्या है? फिर आपका दिया गया है जैमोरिन ने उसका स्वागत किया था। उस समय कालीकट का शासक जैमोरिन था और वह 20 मई 1598 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? उसने काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना लाभ कमाया था, सही है। जैमोरिन ने उसका स्वागत किया था, बिल्कुल सही है। उस समय कालीकट का शासक जैमोरिन था, ये भी सही है। 20 मई 1498 है ना, यहाँ पे 1598 दिया गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य पूछा है, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है ना क्लास। वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? 20 मई 1498 को। उस समय कालीकट का राजा कौन था? जैमोरिन था, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं 24वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? चलिए बताइए। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और आखिरी है आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रहा था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी में से। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर, आपको पता है 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बी आपका सही उत्तर हो गया। यहाँ पर हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं एक बार। देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। आधुनिक कोची पहले पुर्तगाली उपनिवेश था जिस पर बाद में डचों का अधिकार हुआ, ठीक है। आपके प्रश्न में क्या दिया गया था? जो आधुनिक
कोची है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ। तो ये आपका गलत है। आधुनिक कोची पे पहले पुर्तगाली उपनिवेश था, उसके बाद डचों का अधिकार हुआ था। कोची 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश बना और आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा। ठीक है क्लास, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 देखिए, जहां पर भी व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता होती है वहां पर मैं व्याख्या पढ़ देती हूँ। 25 देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो बताइए किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, ठीक है, जमन शाह से, दोस्त मोहम्मद से, या फिर शेर अली से? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर जो हीरा था वो उन्होंने प्राप्त किया था शाह शुजा से। ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 26वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ये तो आसान प्रश्न है। बेलगांव 1924, कानपुर अधिवेशन 1925, कराची अधिवेशन 1931, रामगढ़ अधिवेशन क्या है आपका 1940। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें रामगढ़ अधिवेशन 1940, तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आजाद ने। और आपको पता है सबसे लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। कराची अधिवेशन की अगर हम बात करेंगे क्लास, तो इसकी अध्यक्षता 1931 में किसने की थी? सरदार पटेल ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद कानपुर अधिवेशन की बात करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर सरोजनी नायडू होंगी और पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, 1925 में कांग्रेस अधिवेशन किया था इन्होंने। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था और ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी की अध्यक्षता उन्होंने की थी। ये आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 27वां प्रश्न। प्राचीन काल में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बता दीजिए। तांबे के बर्तन के लिए, सोने के आभूषणों के लिए, लोहे के उपकरण के लिए, या फिर हाथी दंत निर्मित वस्तुओं के लिए? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? प्राचीन काल में वारंगल लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, लोहे के लिए याद रखिएगा। चलिए 28 देखते हैं। मुद्रा राक्षस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी रचना विशाखा दत्त के द्वारा की गई थी या ग्रंथ गुप्ता इतिहास से संबंधित पुस्तक है? तो बताइए, गुप्ता इतिहास से संबंधित पुस्तक है ये मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त के द्वारा की गई थी। और क्या ये गुप्ता पीरियड से रिलेटेड है? गुप्ता हिस्ट्री से नहीं। ये किससे रिलेटेड है? ये मौर्यन हिस्ट्री से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन भी कहा गया। अगर परीक्षा में पूछे कि किस में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन बोला गया है तो वो मुद्रा राक्षस में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 29। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? ये तो कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अद्वैतवाद की बात करेंगे तो शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर निम्बकाचार्य? सही उत्तर क्या होगा? अद्वैतवाद आपका रिलेटेड है शंकराचार्य से। माधवाचार्य से बात करेंगे तो यहाँ पर आपका द्वैतवाद। ठीक है, याद रखिएगा, द्वैतवाद। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे वल्लभाचार्य की तो यहाँ पे शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, और जब हम बात करेंगे निम्बुकाचार्य की तो यहाँ पे द्वैताद्वैतवाद। ठीक है क्लास, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम माधवाचार्य की बात करेंगे तो द्वैतवाद, वल्लभाचार्य की शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है, और निम्बुकाचार्य की तो द्वैताद्वैतवाद। अगला हम देखते हैं 30 प्रश्न। यहाँ पे आपका क्या बोला गया है? सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। कलिअरा, विक्रम संवत, गुप्त संवत, शक संवत। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा?
विक्रम संवत की बात करेंगे तो यहाँ पर 57 ईस्वी पूर्व होगा। ठीक है, तो बी का फर्स्ट होगा। बी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है, लेकिन अगर हमें बी का फर्स्ट पता है तो हम ए का फोर्थ लगा सकते हैं। मतलब कली संवत जो है वो आपका 3102 होगा। ठीक है, फिर बचा गुप्त संवत। गुप्त संवत की बात हम करेंगे तो 319 होगा और शक संवत की बात करेंगे तो 78 होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास, देख लेते हैं। ए का फोर्थ, ठीक है, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का आपका सेकेंड। हाँ, तो डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं 31st। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्ब ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग का कौन सा आपका एक अंग नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्याहार, अस्तेय, समाधि, प्राणायाम। तो यहाँ पर आपका बताइए क्या क्या होगा। जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ठीक है, यही अष्टांग योग है, अस्तेय नहीं है इसमें। ठीक है, बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। आपको पता है अष्टांग योग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप में संगठित किया और योग सूत्र की रचना की। परीक्षा में पूछे योग सूत्र की रचना किसने की है, तो महर्षि पतंजलि ने की है। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग की बात की है, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। यही आपके अष्टांग योग है। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर था। अगला हम देखते हैं 32nd। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू मेड इन इंडिया वेयर, किसका था बताइए। पहला विष्णु का, शिव का, महावीर स्वामी का या फिर बुद्ध का। तो सबसे पहले जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है वो किसकी मूर्तियों का हुआ है, वो बुद्ध की। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई है और बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायियों ने सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा की है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो डी है। अगला देखेंगे हम। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों को साझा सीमा की लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा देश शेयर करता है, तो वो कौन सा देश है, वो है भूटान। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा देश है, भूटान। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अवरोही क्रम। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर 2 कहां पर है, सब बड़े छोटे से बड़ा बोला गया है। ठीक है, भूटान के बाद कौन सा है, चाइना है। चाइना ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर कौन सा है, पाकिस्तान है। ठीक है, तो पाकिस्तान 1, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 हो गया। ठीक है, फिर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद नेपाल है। नेपाल के बाद म्यांमार है। ठीक है, और उसके बाद भूटान है, फिर अफगानिस्तान है। ठीक है क्लास, तो आप देखिए आप यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये भूटान नहीं, बांग्लादेश ना क्लास। वैसे आप लोग समझ गए होंगे कि मैम कुछ गड़बड़ बोल रही है, ये बांग्लादेश। अगर आप देखेंगे तो भारत के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन सा देश शेयर करता है, बांग्लादेश शेयर करता है ना, तो यहाँ पर बांग्लादेश होगा। ठीक है, तो अब देखिए बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के बाद आपका क्या हो गया, चाइना हो गया। ठीक है, चाइना के बाद क्या हो गया, आपका नेपाल हो गया। नेपाल के बाद म्यांमार हो गया, फिर भूटान हो गया और लास्ट में अफगानिस्तान हो गया। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम देखें तो बांग्लादेश जो है भारत के किन किन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, असम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, मिजोरम के साथ और मेघालय, त्रिपुरा के साथ। याद रखिएगा। ठीक है क्लास, किनके साथ, 5 है, असम,
वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, 5 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है और भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश शेयर करता है। और यहाँ पर कहीं पे भी आपको बांग्लादेश नहीं दिया गया है। फिर अगर हम देखेंगे दूसरे नंबर पे चाइना है, तो चाइना भी आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तीसरे नंबर में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आपको ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, पाकिस्तान आपको ऑप्शन में दिया गया है। फिर उसके बाद कौन सा हो गया, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान हो गया। फिर उसके बाद आपका हो गया नेपाल। ठीक है, फिर म्यांमार। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 आपको किस ऑप्शन में दिया है, बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर मैंने गलती से बांग्लादेश को भूटान बोल दिया था, उसको सही कर लीजिएगा, बांग्लादेश है। बांग्लादेश 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, व्याख्या में लिखा भी है क्लास। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 4000 समथिंग, 3000 समथिंग पाकिस्तान इतना, लेकिन आप ये याद रखिएगा जो सीक्वेंस बताया गया है। 34 देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखिए, या प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर क्वाटरनी काल की चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पे। तो बताइए, प्री कैम्ब्रियन से लेकर हम क्वाटरनरी पीरियड की चट्टानें, रॉक्स यहाँ मिलती है। दूसरा आपको दिया गया है, भारत के यह भाग ब्लॉक भ्रंशन से प्रभावित है, अफेक्टेड बाय द ब्लॉक फॉल्टिंग। तो प्रायद्वीपीय भारत की बात की गई है, पेनिनसुलर इंडिया की बात की गई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं तो क्लास यहाँ पर हमको प्री कैम्ब्रियन टू क्वाटरनरी पीरियड के सारे तरीके के रॉक्स यहाँ पर हमको मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पर आपका मेनली ये ब्लॉक फॉल्टिंग देखते हैं। देखिए, नर्मदा, तापी, महानदी जो है वो रिफ्ट घाटियों में बहती है ना। सतपुड़ा जो है, ये सतपुड़ा आपका यहाँ पे ब्लॉक फॉर्म करती है, तो इन्हीं के बीच में ये नदियां बहती है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही आपका बिल्कुल सही है और उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, इन चट्टानों का निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडे होने के फलस्वरूप हुआ है। अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है। ये जीवाश्म रहित है, साथ ही ये चट्टानें पूर्ण रूप से रवेदार हैं। यहाँ पर किसकी बात की गई है, आर्चियन की, धारवाड़ की, कुटप्पा की, विंध्यन रेंज की। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या होगा। दीज रॉक्स वेयर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कूलिंग ऑफ हॉट मैग्मा. Due to extensive metamorphism, their original form has been destroyed. They are fossil free and are entirely crystalline. यहाँ पे किसकी बात की गई है बताइए, आर्चियन की, धारवाड़ की, कुटप्पा की या फिर विंध्यन की। तो यहाँ पर हमने बात की है आर्चियन की। ठीक है, आपको पता है, अगर हम देखेंगे आर्चियन है, धारवाड़ है, फिर कुटप्पा है, फिर विंध्यन है, फिर आपका ऐसे चलता है ना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, इनका निर्माण जो मैग्मा के ठंडे होने के कारण से हुआ है और इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ठीक है, उनका अभाव रहता है, जैसे नीस, ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्ट्ज, ये जो है वो इनके मुख्य उदाहरण हैं। यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अब क्लास कुछ करंट के प्रश्नों को हम देखते हैं यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं करंट के प्रश्नों को भी इंक्लूड करिए मैम। तो आज के क्लास में भी हमने करंट के प्रश्नों को इंक्लूड किया है। इसके पहले वाले टेस्ट में भी हमने करंट के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था। तो यहाँ पर पहला करंट का क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया गया है। 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहां पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दी है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहां पर भारत के पहले, देखिए भारत के पहले है ना, तो इम्पोर्टेंट है, पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दी है। तो बताइए, कलपक्कम, कुंडनकुलम, रावत भाटा या फिर नरोरा। तो यहाँ पर आपका ABCD में से सही उत्तर क्या है, कलपक्कम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ठीक है, कलपक्कम में याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं, 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो बताइए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, डिजिटल इंडिया पोर्टल का,
स्किल इंडिया पोर्टल का, राष्ट्रीय शिक्षा पोर्टल का, या फिर राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और परीक्षण योजना 2 का। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है? एबीसीडी में से, एबीसीडी में से आपका सही उत्तर जो है वो है डी। ठीक है, अगला देखते हैं। 30 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है? तो कहां पर राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है ये बताइए। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अब सारे स्कूलों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है। किस राज्य द्वारा? हिमाचल प्रदेश द्वारा। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? ग्रीन इंडिया, आइडियाज फॉर लाइफ, क्लीन एयर, या फिर वाटर फॉर ऑल। तो यहाँ पर याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने आइडियाज फॉर लाइफ का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं। 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहां पर किया है? जल्दी से उत्तर बताइए। तो ये किया गया है जापान में अनावरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं। 28 जुलाई 2024 को किस भारतीय खिलाड़ी ने पहली बार महिला निशानेबाज के रूप में ओलंपिक पदक जीता? इनका तो नाम आप सभी को पता होगा, जो लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर मनु भाकर, हीना सिद्धू, अंजलि भागवत, या फिर अवनी लेखरा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? मनु भाकर। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। 28 जुलाई 2024 को किस टीम ने महिला एशियाई कप 2024 का फाइनल जीता है? तो बताइए किसने जीता है? भारत ने जीता है, श्रीलंका ने जीता है, पाकिस्तान ने जीता है, या फिर बांग्लादेश ने जीता है? तो याद रखिएगा, श्रीलंका ने महिला एशियाई कप 2024 का फाइनल जीता है। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। 28 जुलाई 2024 को भारत के किस देश के बीच निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई है? तो ये है नेपाल, भूटान, चीन, या फिर सऊदी अरब। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या है? भारत और सऊदी अरब के बीच में निवेश पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई है। यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं क्लास। 29 जुलाई 2024 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने किस देश में बैठक की? तो बताइए, रूस में, चीन में, जापान में, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो याद रखिएगा, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों ने जापान में बैठक की है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? सी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है क्लास। अच्छा क्लास, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। क्वाड में आपके कौन कौन से देश हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अच्छा, अब खत्म हो गया है, बस यहीं तक था। तो चलिए क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। आज के क्लास में हमने कुछ टॉपिक्स को फिर से रिवाइज किया है, ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। क्लास यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं सब आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से तैयार करिए अपने परीक्षा के लिए। ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है लैंग्वेज को लेके, हिंदी इंग्लिश में समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी कोई दिक्कत होती है क्लास में कि किसी सब्जेक्ट में से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोग ने कहा था साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करिए, तो लास्ट क्लास में हमारा जो टेस्ट था वो साइंस पे बेस्ड था, लेकिन आज थोड़ा हमने इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया है ना, और साथ ही साथ हमने कुछ इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ऐसे ही आने वाले क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन जाते जाते फिर मैं आपसे कहूंगी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो जरूरी इंसान है वो आप खुद हैं। ठीक है, तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, परीक्षा में बैठना पड़ेगा। ठीक है,
अभ्यास करना पड़ेगा। रोज मॉक टेस्ट लगाइए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए। जो भी टॉपिक्स आपको लगते हैं आपको नहीं समझ में आते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आने वाले टेस्ट में उन टॉपिक्स को मैं क्वेश्चन के माध्यम से कवर करूंगी। आप में से कई स्टूडेंट बताते भी हैं टॉपिक्स का नाम, तो उनको मैं प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लेती हूँ। कोशिश किया करिए जो एकदम रिसेंट क्लास हुआ करे उसमें आप कमेंट करके मुझे अपने टॉपिक्स बताया करिए, क्योंकि जो पहले की क्लासेस है अगर आप उसमें बताएंगे तो उसके कमेंट्स उतने ध्यान से नहीं पढ़ पाती हूँ मैं। जो सबसे रीसेंट क्लास होती है उसमें आप मुझे बता सकते हैं कि मैम ये सब्जेक्ट में ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या इन सब्जेक्ट्स के ज्यादातर क्वेश्चंस लगवाइए आप, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने आने वाले टेस्ट में क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आप लोग के बार बार कहने पे मैंने करंट को इंक्लूड कर दिया है। आशा करती हूँ ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल हो कि अगर आप इतना समय दे रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास मददगार हो। क्लास जाते जाते यही कहूंगी कि अपने पर भरोसा रखिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। ठीक है, अपने प्रति वफादार रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।